प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सबका विजय शक्ति एकेडमी में स्वागत है। मैं विजय प्रताप सिंह एक इंटर कॉलेज में अध्यापक हूँ। मैं अंग्रेजी शिक्षक के रूप में 28 साल अपनी सेवा पूरी कर चुका हूँ। इस 28 साल की सेवा का अनुभव और इसी के साथ साथ मुझे 20 साल से बोर्ड परीक्षाओं में कापी जांचने का भी एक अनुभव है। जब मैं बोर्ड परीक्षाओं में कापी जांचता हूँ तो मुझे देखने में ये मिलता है कि बच्चे कहाँ कहाँ पे आते हुए भी गलतियाँ कर जाते हैं। कुछ बच्चे तो ना आते हुए गलतियाँ करते हैं। वो गलती करना तो स्वाभाविक है, जब आता ही नहीं है तो वो सही कैसे करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आते हुए भी गलती करते हैं। तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा कि जो आते हुए भी बोर्ड परीक्षाओं में गलती ना करें और बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा से अच्छा अंक हासिल करें। यहाँ पे कुछ लोग मुझे ना जानते होंगे, कुछ लोग मुझे से ये पुराने परिचित होंगे, लेकिन मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं कक्षा 10 और 12, उन्हीं के साथ कक्षा 9, 10, 11, 12 के छात्रों को अंग्रेजी ग्रामर का सारा पोर्शन इस विजय शक्ति एकेडमी में पढ़ाना चाहता हूँ। और मेरा पढ़ाने का लक्ष्य या YouTube पे वीडियो डालने का लक्ष्य यही है कि मैं 28 साल की सेवा पूरी कर चुका हूँ, ये आप लोगों से बता चुका हूँ। 31 मार्च 2024 को मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सेवानिवृत्त के समय मैं बच्चों को कुछ ऐसी अनमोल चीज़ें देकर सेवानिवृत्त हूँ कि वे लोग बाद में भी मेरी शिक्षा से लाभान्वित होते रहें। और मेरी अपनी स्वयं की भी इच्छा है कि मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक मेरी पहचान एक अंग्रेजी शिक्षक के रूप में बनी रहे। और मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरा जो क्षेत्र विस्तार हो या मेरी पहचान हो वो स्कूल तक ही ना सीमित रहे, स्कूल के 10-5 किलोमीटर के इर्द गिर्द ना सीमित रहे, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पहचान ज़िले में और ज़िले से प्रदेश स्तर तक एक अंग्रेजी शिक्षक के रूप में जानी जाए। इसी क्रम में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं अंग्रेजी ग्रामर के विषय में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अंग्रेजी ग्रामर में भी सबसे पहले टेंस का ज्ञान, क्योंकि जब तक टेंस का ज्ञान नहीं होगा तब तक अगला ग्रामर का ज्ञान हमें नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग देखते भी होंगे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबसे पहले टेंस पढ़ाया जाता है, क्योंकि टेंस एक ऐसा ग्रामर है जो कि हर ग्रामर के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक हमें टेंस का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें दूसरे ग्रामर का ज्ञान बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैं इस एकेडमी में सबसे पहले आप लोगों को टेंस का ज्ञान कराना चाहता हूँ। अब टेंस में भी आप समझ लीजिए कि पहले हम जानेंगे कि टेंस है क्या। जब जो चीज़ हम पढ़ें उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए, तब तो हम उसके आगे फिर चलेंगे ना। जब तक हमें टेंस का ज्ञान नहीं होगा। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि टेंस है क्या। पहले ये टेंस
TENSE। टेंस, टेंस माने होता है काल, टेंस माने होता है काल। काल क्या है? यही काल है समय। और ये काल और समय क्या है? यही जो हमें क्या कर रहे हैं, 1 घंटे पहले क्या करते थे, 1 घंटे बाद क्या करेंगे, यही है समय, यही है काल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टेंस। अभी हम क्या कर रहे हैं, कल क्या किए थे, आने वाले कल क्या करेंगे, या 1 महीने बाद क्या करेंगे, 1 साल बाद क्या करेंगे, या बीते हुए 1 वर्ष पहले क्या किया था, यही सब है समय, यही सब है काल। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं टेंस। और ये टेंस के 3 भेद होते हैं, टेंस के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस। अब जैसे हमने टेंस जाना, उसी तरह टेंस के 3 भेद हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हमें यह भी जानना है कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। हो सकता है प्राइमरी में या हिंदी में ग्रामर पढ़ा हो, व्याकरण पढ़ा हो, तो वहाँ काल पढ़ाया गया होगा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो वही है काल, वही है टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्यकाल। तो हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि क्या प्रेजेंट टेंस है, क्या वर्तमान काल है, क्या पास्ट टेंस है, क्या भूतकाल है, क्या फ्यूचर टेंस है, क्या भविष्यकाल है, हम कैसे जानेंगे? अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ट्रांसलेशन में हिंदी वाक्य मिलेगा, उसी हिंदी वाक्य को हमको पहचानना है कि प्रेजेंट टेंस है कि नहीं है, पास्ट टेंस है कि नहीं है, फ्यूचर टेंस है कि नहीं है। तो जिस तरह से मैंने काल टेंस के विषय में बताया कि काल और समय, उसी तरह से मैं प्रेजेंट टेंस के विषय में बता रहा हूं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में हैं, हूं, हो आता है, वहां प्रेजेंट टेंस होता है, वर्तमान काल होता है। जैसे मैं जाता हूं, हिंदी वाक्य के अंत में देखिए हूं मिला ना, ये हूं मिला, और मैं प्रेजेंट टेंस की, वर्तमान काल की पहचान बताया था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में हाय हूं हो मिलेगा, वहां पे प्रेजेंट टेंस होगा। तो मैं जाता हूं एक उदाहरण लिखा, इसके अंत में हूं मिल रहा है, और ये मैंने पहचान हूं में लिखाई थी। तो इस तरह से जिस हिंदी वाक्य के अंत में हाय हूं हो, इसमें से कोई मिल जाएगा, तो आप लोग समझिए कि ये प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है। इसी तरह से पास्ट टेंस, जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी, या
आ ई ए आदि शब्द आता है, वहां पे पास्ट टेंस होता है, भूतकाल होता है। जैसे वह पढ़ता था मिला ना, ये पहला शब्द मैंने लिखा था और हिंदी वाक्य के अंत में ये था मिल रहा है ना, तो यही जो पहचान मैंने बताई थी वो तुम्हारे उदाहरण में मिल रहा है। इसका मतलब ये था भूतकाल की पहचान है और ये उदाहरण भूतकाल में है, पास्ट टेंस में है। इसी तरह से भविष्यकाल में देख लीजिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आता है वहां पे भविष्यकाल होगा। जैसे सीता खाना खाएगी, सीता खाना खाएगी। हिंदी वाक्य के अंत में गी शब्द आया ना, और गी शब्द मैंने ये पहचान फ्यूचर टेंस की, भविष्यकाल की मैंने बताया। तो इस तरह से टेंस हुआ। टेंस का मतलब मैंने काल और समय बताया। टेंस के 3 भेद बताए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं। अब हिंदी वाक्य की पहचान मैंने भी बता दिया कि प्रेजेंट टेंस में यदि हिंदी वाक्य में तुम्हें वाक्य में क्या मिलना चाहिए, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में हाय हूँ हो मिला वहाँ पे प्रेजेंट टेंस होगा, वर्तमान काल होगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में था थे थी मिलेगा वहाँ पे पास्ट टेंस होगा, भूतकाल होगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी मिलेगा, इसमें से कोई शब्द गो का मैंने एक एक उदाहरण भी लिख दिया है। लेकिन अब ये समझिए कि ट्रांसलेशन करने के लिए केवल टेंस जान लेने से काम नहीं चलेगा, टेंस का 3 भेद जान लेने से काम नहीं चलेगा। फिर चलेगा कैसे, वो आगे देखिए। अब ये मैंने वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस लिखा है ना, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, ये मैंने यहां से ये लिख दिया। जिसका पहला भेद होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर के भी 4, इसी तरह फ्यूचर के भी 4, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो टेंस बताया, टेंस के 3 भेद बताया, इन तीनों के 4 बताए। अब इन चारों के भी 4 होते हैं, इन चारों के भी 4 होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया, इसके 4 अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंडेफिनिट के 4 हुए, कंटीन्यूअस के भी वही 4, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसी तरह परफेक्ट के 4, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के भी 4, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसी तरह पास्ट के भी 4 हैं,
पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सब के भी चार चार हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसी तरह फ्यूचर के भी चार हैं, इसी तरह फ्यूचर के भी चार हैं। क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उन सब के भी चार चार हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो टेंस हुआ, टेंस के तीन भेद हुए। अब इन तीनों के चार चार भेद बताया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पहला भेद मैंने बताया वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसी को हिंदी में कहते हैं वो साधारण वाक्य। अब ऊपर तक तुम लोगों ने समझा। अब यहाँ से विशेष समझने की जरूरत है। जो हम ये 48 बताए, 1 के 3, 3 के 4, 4 के 4, 3 चौक 12 चौक 48। अब यहाँ से सारे टेंसों की पहचान अलग अलग है, सबका अनुवाद बनाने का नियम अलग अलग है। हिंदी वाक्य मिलेगा, हिंदी वाक्य को सबसे पहले तुम्हें पहचानना है, सबसे पहले पहचानना है। जब तक तुम पहचान नहीं पाओगे तब तक तुम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि सारे टेंसों की पहचान अलग अलग है। हम पहचानेंगे नहीं तो किसी दूसरे टेंस की पहचान कर लेंगे, किसी दूसरे का अनुवाद बनाने के नियम उस हिसाब से कर लेंगे। तो इसलिए सारे टेंसों की पहचान अलग अलग है और सबका अनुवाद बनाने का नियम अलग अलग है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसकी पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, क्या पहचान बताई मैंने? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, आज शब्द आता है वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। हिंदी वाक्य के अंत में क्या तुम्हें मिलेगा? क्या पहचान मैंने बताई? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। इस पे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस पे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। वो यूं देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान मैं बताया हूं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ये तो बता चुका हूं उसके पहले। तो देखिए हिंदी वाक्य ये है तुम्हारा और इसका अंत ये है, इसका अंत ये है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान में ता हूं बताया हूं ना, तो ता हूं इसमें मिल रहा है। प्रेजेंट की पहचान मैंने हूं शब्द बताया था, ये देखिए ऊपर प्रेजेंट की पहचान मैं हूं लिखाया हूं, तो ये प्रेजेंट की पहचान बताया था। लेकिन यहाँ पे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बता रहा हूँ। प्रेजेंट की पहचान हूँ है, इंडेफिनिट की पहचान ता, ते, ती। तीसी ता, ते, ती के साथ हाय, हूँ, हो लगा हो तो वही प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। देखिए यहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये कड़ी, हूँ वाली कड़ी यहाँ जुड़ी हुई है ना। इसी तरह जो मैं बताया कि बिना टेंस के ज्ञान के अगला ग्रामर नहीं आएगा, उसकी वजह यह है कि ये टेंस
हर ग्रामर में जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसका ज्ञान सबसे ज़रूरी है और सबसे पहले इसका ज्ञान जरूरी है। तो देखिए ये प्रेजेंट की कड़ी यहाँ जुड़ी हुई है ना। तो ये प्रेजेंट की पहचान हाय हूँ हो मैंने बताया, इंडेफिनिट की पहचान ता ते ती, लेकिन यहाँ पे पूरा ना प्रेजेंट अलग है ना इंडेफिनिट अलग है, यहाँ पे पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसलिए दोनों की पहचान जोड़ दिया तो ता हूँ। मैं इसके पहले बता चुका हूँ कि ता है, ती है, ते है, ता हूँ आता है तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब सबसे पहले हम हिंदी वाक्य को पहचान लिए। पहला काम वही होगा कि हिंदी वाक्य जो मिलेगा उसको हमको पहचानना है कि किस टेंस में है। अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बता दिया, वो पहचान इस तुम्हारे उदाहरण में मिल भी रही है। तो इसका मतलब हम पहचान लिए कि मैं घर जाता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब पहचान के बाद अब हमें ये देखना है कि इसका अनुवाद बनाने के नियम क्या है। तभी तो जब नियम पता होगा तभी तो हम अनुवाद बनाएंगे, केवल पहचान लेने से काम नहीं चलेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अनुवाद बनाने का नियम ये देखिए, कर्ता धन, क्रिया धन, कर्म धन, अन्न। पहचान बताइए। पहचान के मुताबिक ये उदाहरण प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब जब हम पहचान लिए तो अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अनुवाद बनाने का नियम क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अनुवाद बनाने के नियम ये है कि सबसे पहले हमको कर्ता लिखना है, उसके बाद क्रिया लिखना है, उसके बाद कर्म लिखना है, उसके बाद अन्न लिखना है। तो हमारे सामने एक उदाहरण है कि मैं घर जाता हूँ। अब हमारे सामने एक समस्या आती है कि इसमें मैं करता है कि घर करता है कि जाता हूँ करता है, कौन सा करता है, ये समस्या तो है ना। जब तक हमें नियम नहीं मालूम होगा तब तक हम कैसे जानेंगे कि इसमें करता हम किसको लिख दें। तो कर्ता ढूंढने के लिए मैं आप लोगों को नियम बताता हूं। कर्ता ढूंढने से पहले सबसे पहले हमें क्रिया ढूंढना है और उसी क्रिया से पूछना है कि तुम्हारा कर्ता कौन है और तुम्हारा कर्म क्या है। तो क्रिया के लिए आप लोग जान लीजिए, याद कर लीजिए कि क्रिया हिंदी वाक्य के अंत में रहती है। तो ये तुम्हारे सामने ये हिंदी वाक्य है, मैं घर जाता हूं, इसके अंत में क्या है, इसके अंत में क्या है। तो कुछ लोग बताएंगे कि हूं है, कुछ लोग बताएंगे कि जाता हूं है, कुछ लोग बताएंगे कि हूं है क्योंकि अंत में है भी, कुछ लोग बताएंगे कि जाता हूं ये भी अंत में है। लेकिन मैं आप लोगों को इसके पहले बताया हूं कि हूं प्रेजेंट टेंस की पहचान है, जाता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो पहचान से हमारा कोई मतलब नहीं है। हिंदी वाक्य के अंत में जो शब्द है वो है ये जाता हूं। हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, ये जाता हूं। पहचान से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। हिंदी वाक्य के अंत में जाता हूं आ रहा है। हूं तो पहचान है प्रेजेंट टेंस की, ता पहचान है, ता हूं पहचान है इंडेफिनिट की। तो पहचान से मैंने बता दिया कि कोई मतलब नहीं। हिंदी वाक्य के अंत में जाता हूं ये है तुम्हारे उदाहरण का क्रिया। अब जब क्रिया मिल गई, ये सारे टेंसों के लिए मैं बता रहा हूं, क्रिया हिंदी वाक्य के अंत में ही रहेगी। और कर्ता ढूंढने का अब नियम क्या है, इसी क्रिया में कौन का प्रश्न कर दीजिए, इसी क्रिया में कौन का प्रश्न कर दीजिए तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा कर्ता। अब क्रिया में कौन का प्रश्न करेंगे कैसे, अगर बहुत नहीं समझ में आता तो इस जाता हूं के पहले कौन शब्द लिखकर पूरा पढ़ दीजिए, कौन जाता है। तो देखिए इस वाक्य में तुम्हें कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कौन जाता है, कुछ तो मिलेगा ना। मैं जाता हूं मिलता है कि घर मिलता है कि मैं मिलता है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा जब कौन का प्रश्न करोगे।
तो कौन जाता है, क्या मिल रहा है, मैं मिल रहा हूं, मैं जाता हूं, मेरे अलावा और तो इस वाक्य में कोई नहीं जा रहा है ना, कि जा रहा है, कोई इस वाक्य में नहीं जा रहा है। तो यूं लिखिए, अब मैं की अंग्रेजी होती है आई, मैं की अंग्रेजी होती है आई। और ये तुम्हारा आई कर्ता भी मिल गया, सबसे पहले नंबर पे कर्ता ही लिखना है। अब कर्ता के बाद तुम्हें लिखना है क्रिया, कर्ता के बाद ये क्रिया लिखा हुआ है ना दूसरे नंबर पे। अब क्रिया, क्रिया तुम लोग अपने आप जानते हो, मैं अभी अभी बताया हूं कि क्रिया हिंदी वाक्य के अंत में रहती है। तो हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, जाता हूं, हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, जाता हूं, यही है क्रिया। और जाना की अंग्रेजी होती है गो, जाना की अंग्रेजी होती है गो। तो कर्ता हो गया, क्रिया हो गई। अब कर्ता क्रिया के बाद कर्म लिखना है, कर्म लिखना। तो कर्म कैसे मालूम करोगे, तो जैसे मैंने क्रिया में कौन का प्रश्न किया तो कर्ता मालूम हुआ, उसी तरह से इसी क्रिया में क्या या कहाँ का प्रश्न करेंगे, क्या या कहाँ का प्रश्न करेंगे। दो शब्द है, क्या या कहाँ। इधर देखिए, पहले कर्ता के लिए कौन का प्रश्न, कर्ता के लिए कौन का प्रश्न। कर्म के लिए कर्म के लिए क्या या कहाँ का प्रश्न। कर्ता के लिए कौन का प्रश्न, कौन शब्द से प्रश्न किया क्रिया में तो कर्ता मिला, क्या या कहाँ से प्रश्न किया उसी क्रिया में तब क्या मिलेगा, कर्म मिलेगा। अब क्या से प्रश्न कीजिए, क्या जाता है, कुछ मिल रहा है, क्या जाता है, कुछ मिल रहा है। कुछ लोग बता देंगे मैं जाता है, मैं जाता है, लेकिन मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे कर्ता के रूप में लिख चुके हो। अब जब क्या से उत्तर नहीं मिल रहा है तो अब कहाँ से प्रश्न करना है, कहाँ जाता है, तो तुम्हें कुछ मिल रहा है, घर मिल रहा है। अब घर की अंग्रेजी होती है होम, घर की अंग्रेजी होती है होम। अब इधर देखिए, कर्ता हो गया, क्रिया हो गई, कर्म हो गया। अब यहाँ पे एक शब्द अन्न बचा है। हिंदी उदाहरण देखिए कि कोई चीज बचा तो नहीं है, कोई चीज अब नहीं बचा। मैं हो गया, घर हो गया और जाता हूं हो गया ना। तो अब कोई चीज बच नहीं रहा है, तो आई गो होम, आई गो होम हो गया। ठीक, अब आगे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जहां पे कर्ता, इधर देखिए, जहां पर कर्ता ही होगा, सी होगा, इट होगा या एक वचन अन्य पुरुष होगा। जहां पे कर्ता ही होगा, सी होगा, इट होगा या एक वचन अन्य पुरुष होगा, उसके क्रिया में हम यस या ईएस जोड़ देते हैं। क्या, यहाँ पे कर्ता ही होगा, सी होगा, इट होगा या एक वचन अन्य पुरुष होगा। एक वचन अन्य पुरुष क्या होता है, एक वचन अन्य पुरुष का मतलब कोई नाम होगा, चाहे पुरुष का नाम हो, चाहे महिला का नाम हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे कोई भी चीज दुनिया में, वो सारी चीज जो गिनने में एक लगती है, जो गिनने में एक लगती है, वो सब क्या है, वो सब एक अन्य पुरुष हैं।
ठीक है ना। यहाँ पे कर्ता ही हो, सी हो, इट हो, या एक वचन अन्य पुरुष हो, वो उसके क्रिया में हम यस या ईएस लगा देते हैं। तो अन्य पुरुष है क्या, मैं ये बताया कि दुनिया की वो सारी चीजें जो एक हो और आई और यू न हो, दो शब्द, उसका भी ध्यान दे लीजिए। आई और यू ना हो उसको ध्यान में रख लीजिए। बाकी दुनिया की सारी वो चीजें जो एक हैं वो सब अन्य हैं, उसके क्रिया में हम यस या ईएस लगा देते हैं। ये दो शब्द थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आई और यू ना हो, आई और यू ना हो, क्योंकि आई भी एक वचन है, यू भी एक वचन है, लेकिन यू एक वचन भी है, बहुवचन है, लेकिन यहां पे आई और यू अन्य पुरुष नहीं हैं, अन्य पुरुष नहीं है। लेकिन अगर इतना भी ध्यान तुम लोग रखे कि आई और यू को छोड़कर जितने भी एक गिनती में एक होंगे वो सबके सब क्या होंगे, वो सबके सब अन्य पुरुष हैं। उसके क्रिया में हम यस या ईएस लगा देंगे, यस या ईएस। देखिए यस या ईएस दो शब्द है ना, यस या ईएस दो शब्द, जहां पे कर्ता ही होगा, सी होगा, इट होगा, या एक वचन अन्य पुरुष होगा, उसके क्रिया में हम यस या ईएस लगा देंगे। अब हमारे सामने ये समस्या आती है कि दो शब्द हैं, यस लगाएं कि ईएस लगाएं। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जिस क्रिया के अंत में मैं यहीं पे लिख रहा हूं ओ एस एच, ये तीन शब्द होंगे, वहां पे ईएस, बाकी हर जगह यस लगाएंगे। लेकिन यस और ईएस की बात हम वही करेंगे जहां पे कर्ता ही होगा, सी होगा, इट होगा, या एक वचन अन्य पुरुष होगा। एक वचन अन्य पुरुष के लिए मैंने बताया कि ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये दो शब्द ना हो, बाकी सब एक वचन अन्य पुरुष ही हैं, ठीक ना। एक वचन तो ये भी है, लेकिन ये अन्य पुरुष नहीं है। और हमारी शर्त ये है कि जहां पे कर्ता ही होगा, सी होगा, इट होगा, या एक वचन अन्य पुरुष होगा, उसके क्रिया में हम यस या ईएस जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब यस या ईएस, यहाँ पे दो शब्द है, यस जोड़े कि ईएस। तो हमने ईएस के लिए बताया कि जिस क्रिया के अंत में ओ होगा, एस होगा, एच होगा, वहां पे ईएस जोड़ लेंगे, बाकी हर जगह यस जोड़ेंगे। इसके लिए मैं एक उदाहरण आप लोगों को बता रहा हूं। इसके लिए मैं आप लोगों को एक उदाहरण बता रहा हूं, दो उदाहरण बताऊंगा, चार उदाहरण बताऊंगा आपके समझदारी के लिए। देखिए, जैसे एक उदाहरण यहां पर लिखा कि मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं। अब दूसरा उदाहरण, वह किताब पढ़ता है, ठीक, वह किताब पढ़ता है। तो ये हिंदी वाक्य मिला। सबसे पहले हमको इसको पहचानना है कि किस टेंस में है। पहचानने के बाद फिर हमको देखना है कि इस टेंस का अनुवाद बनाने के नियम क्या है। तो पहचान में देखिए, वह किताब पढ़ता है। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताई थी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इस हिंदी वाक्य के अंत में देखिए ता है, आ रहा है ना। अब जो पहचान मैं बताई थी उस पहचान के मुताबिक ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जो पहचान मैंने बताई थी उस पहचान के मुताबिक ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब जब हमने हिंदी वाक्य को पहचान लिया तो अब ये देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद बनाने के नियम क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद बनाने का नियम ये मैंने लिख दिया है, ये मैंने लिख दिया है। सबसे पहले कर्ता
उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन्न। अब चलिए आइए अनुवाद हम करते हैं। वह किताब पढ़ता है। तो सबसे पहले कर्ता लिखना है। कर्ता हम कैसे मालूम करेंगे? फिर वही समस्या आ गई ना। तो कर्ता ढूंढने के लिए सबसे पहले हमको क्रिया को ढूंढना है, और क्रिया का अपना एक निश्चित स्थान है, वो स्थान है सबसे अंत में। तो देखिए कि अंत में क्या है। अंत में यहाँ पे फिर वही समस्या, हमको पहचान से कोई मतलब नहीं। ये है पहचान प्रेजेंट की है, और ता है पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। तो पहचान से कोई मतलब नहीं है। और अगर पहचान से कोई मतलब नहीं तो यहाँ पे पढ़ता है एक शब्द आ रहा है जो अंत में है। ये पढ़ता है क्रिया है, ये पढ़ता है क्रिया है। तो अब इसी से हमको प्रश्न करना है। कर्ता ढूंढने के लिए, कर्ता के लिए ये कौन का प्रश्न करना है, कर्ता के लिए कौन का प्रश्न करना है। तो सबसे पहले हमको कर्ता ही लिखना है। तो चलिए कर्ता के लिए कौन का प्रश्न करिए। कौन पढ़ता है? कुछ मिल रहा है? कौन पढ़ता है? जब कौन पढ़ता है तो यहाँ पे तुम्हें वह पढ़ता है, वह मिल रहा है ना। तो ये वह की अंग्रेजी होती है ही, वह की अंग्रेजी होती है ही। वह मिला ना। उसके बाद क्रिया, क्रिया को मैंने बताया ही कि अंत में रहती है, और अभी जानकारी हो भी चुकी है कि पढ़ता, पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, READ। कर्ता हो गया, क्रिया हो गई। अब कर्म, कर्म ढूंढने के लिए ये मैंने बताया कि क्या और कहाँ का प्रश्न करते हैं। तो अब चलिए उसी क्रिया में क्या या कहाँ का प्रश्न कर लीजिए। कहाँ पढ़ता है? कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या पढ़ता है? कुछ मिल रहा है? किताब मिल रही है, किताब पढ़ता है। बुक। ये अनुवाद कंप्लीट नहीं, अभी कंप्लीट नहीं। ये मैं बता रहा था तुम लोगों से। ये ऊपर मैंने लिख भी दिया हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जहां पे कर्ता ही होगा, सी होगा, इट होगा, या एक वचन अन्य पुरुष होगा, उसके क्रिया में हम यस या ईएस लगाएंगे। यहाँ पे कर्ता देखिए, ये जो मैंने लिखा था ही है ना, हाँ ही है। अब इसके क्रिया में हमको यस या ईएस लगाना है। तो इसकी क्रिया क्या है? ये रीड है इसकी क्रिया। अब रीड में यस लगाएं कि ईएस लगाएं, ये हमारे सामने फिर समस्या आ गई। तो हम ये शब्द लिखाए हैं कि जिस क्रिया के अंत में ओ होगा, एस होगा, एच होगा, वहां पे ईएस। तो देखिए ओ तो नहीं है, एस तो नहीं है, एच तो नहीं है, इन तीनों शब्दों में से तो नहीं है ना। फिर है क्या? ये शब्द डी है, इसलिए यहाँ पे हम यस लगाएंगे। ही रीड्स ए बुक। इस तरह से अब हमारा ये अनुवाद कंप्लीट हुआ। एक उदाहरण मैं और दे रहा हूं, एक उदाहरण मैं और दे रहा हूं। अब हम ऊपर कुछ मेड देते हैं। सीता घर जाती है। सीता घर जाती है। ये उदाहरण मिला तुम्हारे सामने, सीता घर जाती है। सबसे पहले फिर वही प्रक्रिया करना है कि हिंदी वाक्य को पहचानना है। आप हिंदी वाक्य को पहचानिए। हिंदी वाक्य के अंत में ती है मिल रहा है, और ती है मैंने पहचान लिखाई थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताई भी थी।
तो अब जब हिंदी वाक्य को पहचान लिए तो अब ये देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका अनुवाद बनाने के नियम क्या है। ये अनुवाद बनाने का नियम मैंने लिख दिया है, ये अनुवाद बनाने के नियम मैंने लिख दिया है। अब अनुवाद बनाने के नियम मैंने लिख दिया है तो सबसे पहले कर्ता लिखना है, सबसे पहले कर्ता लिखना है। अब कर्ता के लिए हमने ये बताया है कि क्रिया में कौन का प्रश्न करेंगे, क्रिया में कौन का प्रश्न करेंगे, और क्रिया का अपना एक निश्चित स्थान होता है, वो स्थान है अंत में। तो अंत में जाति है और इसी जाति में कौन का प्रश्न कीजिए तो तुम्हें कर्ता मिल जाएगा। कौन जाति है, तो सीता मिल रहा है, सीता जाति है ना, तो ये सीता हो गया कर्ता। अब कर्ता के बाद हमको दूसरे नंबर पे क्रिया लिखना है। जाना की अंग्रेजी होती है, जाति है क्रिया, तो जाना की अंग्रेजी गो हो गई। अब कर्ता हो गया, क्रिया हो गई। अब कर्म, कर्म ढूंढने के लिए क्या या कहाँ का प्रश्न करते हैं, कर्म ढूंढने के लिए क्या या कहाँ का प्रश्न करते हैं। तो अब इधर देखिए कहाँ जाती है, कुछ मिल रहा है, होम घर जाती है। ये क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मैं ये बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जहां पे कर्ता ही होगा, सी होगा, इट होगा या एक वचन अन्य पुरुष होगा, उसके क्रिया में हम यस या ईएस लगा देते हैं। तो देखिए कर्ता ही तो नहीं है, सी तो नहीं है, इट तो नहीं है, लेकिन नहीं है तो उसके बाद देखिए एक वचन अन्य पुरुष तो नहीं है। तो मैं बहुत पहले बताया था कि कोई भी नाम होगा, चाहे महिला का नाम हो चाहे पुरुष का नाम हो, वो सब एक वचन अन्य पुरुष हैं। दुनिया की वो सारी चीजें जो गिनने में एक हैं, वो सब अगर आई और यू नहीं हैं तो वो सब अन्य पुरुष हैं। तो ये सीता नाम है, ठीक है ना, ये अन्य पुरुष है, ना मैं हूं और ना तुम हो। तो और मेरे और तुम्हारे अलावा यदि कोई तीसरा है तो वो अन्य पुरुष है। तो सीता तो तीसरी है ना मैं हूं ना तुम हो। तो इसके क्रिया में हम यस या ईएस लगाएंगे। इसकी क्रिया ये है, गो है। तो अब हमको ये देखना है कि ओ गो में यस लगाएं कि ईएस लगाएं। तो हम ये बताए थे कि जिस क्रिया के अंत में ओ एस एच होगा वहां पे ईएस। इस क्रिया के अंत में देखिए ओ आ रहा है ना, ये जो हमने लिखाया था, इसलिए यहां पर ईएस। अगर ये ना होता, ये दूसरा वाला उदाहरण देखिए ना, यहाँ पे ओ है ना एस है ना एच है, यहाँ पे डी है, तो हमने यस लगाया और यहाँ पे ओ आ रहा है तो इसलिए हमने ईएस लगाया। अब ये अनुवाद तुम्हारा कंप्लीट हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं 9th में देखा, 10th में देखा, 11th में देखा, 12th में देखा, यहां तक कि 12th तक के बच्चे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हाय हूं हो की अंग्रेजी बना देते हैं। मैं जाता हूं, लोग बना देते आई एम गो। यहां पे देखिए अनुवाद बनाने के नियम में कहीं पे इज एम आर लिखा है। जितना चीज हम अनुवाद बनाने के नियम में लिखेंगे उतनी चीज हमको जब अनुवाद बनाएंगे तो लिखना है। अपने से कोई चीज लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अपने से कोई भी चीज ना लिखिए, जितना पहले पहचानिए और पहचानने के बाद ये देखिए कि अनुवाद बनाने के नियम में क्या क्या चीज है, किस किस नंबर पे है। जैसे पहले नंबर पे कर्ता, दूसरे नंबर पे क्रिया, तीसरे नंबर पे कर्म, चौथे नंबर पे अन, और सब चीज कर्ता क्रिया कर्म ढूंढने के लिए मैं बता दिया हूं। कर्ता क्रिया कर्म ढूंढने के लिए मैंने बता दिया। तो यहाँ पे हमने कहीं इज एम आर तो नहीं लिखा ना, तो मैं जाता हूं जो लोग आई एम गो बता देते हैं वो गलत होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हाय हूं हो की अंग्रेजी हम बिल्कुल नहीं बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बिल्कुल हाय हूं हो की अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बनाते। इसलिए जितना नियम में रहे उतना चीज ही आप लोग लिखिए, वो ठीक रहेगा।
इसके बाद यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी टीचिंग अच्छी लगी हो, टीचिंग का मेथड अच्छा लगा हो, तो निश्चित रूप से आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो मेरा डालने का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोग देखें, अधिक से अधिक लोग पढ़ें, और ये पूर्णतया निःशुल्क है। इस पर कोई शुल्क नहीं। 100 बार आप देख लेंगे, 10 बार देख लेंगे, आप समझ में आपको आ जाएगा, मुझे संतुष्टि हो जाएगी, और मैं आपको ज्ञान दे देना ही मेरी संतुष्टि है।